मेरी जेठानी ज़बरदस्ती मुझे जेठ जी के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जेठ जी को पता चला कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि मैं उनके भाई की पत्नी हूँ। फिर मेरे जेठ जी ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं धीमी धीमी आंखें खोलकर देखी तो मेरे बेड के पास मेरे जेठानी खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख़्याल आया कि कहीं जेठ जी को कुछ हो तो नहीं गया कि वे इस वक्त मुझे जगाने आई हैं। पर जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो वे फ़ौरन मुँह पर हाथ रख दी और मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वे रात को मुझे जगाने क्यों आई हैं और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही हैं। और फिर कुछ दिन पहले सुनने हुए खबर की तरह मेरा ख्याल गया, तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया, इसीलिए वे ऐसा कर रही हैं। और मैंने इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी जेठानी चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर जेठ जी के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं, जबकि ये मुमकिन नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हैं आप, और मैं जेठ जी के साथ कैसे सो सकती हूँ। वो मेरे जेठ हैं, बड़े भाई की तरह, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी जेठानी ज़िद करने लगी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ सो जाऊँ और जब वे वापस आएंगे तो फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ जाऊँगी। किसी को पता नहीं चलेगा, जबकि मुझे डर था कि कहीं जेठ जी को पता चल जाएगा तो वो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। लेकिन मेरी जेठानी मिन्नत कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान थे, इसीलिए मैं वहाँ चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही मेरी जेठानी वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी जेठानी की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठे तो जेठ जी घर पर ही थे और उनके इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतज़ार था कि जेठ जी घर से बाहर जाएंगे तो मैं जेठानी से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जेठ जी के जाने के बाद जब मैंने जेठानी से सवाल किया कि ये क्या मसला था और आप रात को कहाँ गई थीं, तो वे मेरे सवाल पर रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो रात को अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। मुझे उसकी बातों ने हैरान कर दिया था। अगर किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो ये तो अच्छी बात है और जेठ जी को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी जेठानी से कही तो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जेठ जी कुछ पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती हैं वो बदकिरदार होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी बाकी मर्दों की तरह उस बदकिरदार समझते हैं। मैंने जब पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी जेठानी इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो, एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरते तो फिर ऐसे ही एक रात मेरी जेठानी मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर उस दोस्त के साथ जा रहे हो, तो उसने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो। लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी जेठानी कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी जेठानी करीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वे 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जेठ जी करवट लेते मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन खैर मेरे दिल में पूरे तौर पर सोच लिया था कि अब मैं अपनी जेठानी की बात कभी भी नहीं मानूंगी और ऐसा
कुछ हो तो जेठ जी को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। जेठानी ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन एक हफ्ते बाद फिर से मेरी जेठानी मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दे दी कि मैं जेठ जी को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस गांव सास ससुर के पास ही भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उसके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर ये बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जेठ जी को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जेठ जी ने मेरी तरफ करवट की है। मैंने झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ, और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि कोमल हूँ, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला लेने का सोच लिया। मेरा नाम कोमल है, हम दो बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मुझसे बड़ी बहन रीता की शादी एक शहर में हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिया, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने ज़िद की कि मैं उसके छोटे देवर से शादी कर लूं। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन का कहना था कि शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। वे मुझे अपनी देवरानी बनाना चाहती थी। सबने दीदी की बात मान ली। मेरी शादी जीजू के छोटे भाई से हो गई। मेरा पति दुबई में काम के लिए चला गया। वे बाहर दुबई में ही काम करता था। फिर मैं सोची कि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दी तो दीदी ने मुझे उस शहर में एडमिशन करवाने के लिए कहा और ख़ुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गईं, और हम दोनों बहनें गांव छोड़कर शहर में आ गईं। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कि पता चला मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। मैं टूट गई थी। मुझे कुछ बनने की चाहत थी, लेकिन मेरा मन अब किसी चीज़ों में नहीं लग रहा था। लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती थी, मुझे हौसला दिया, मुझसे वादा किया कि वो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगी। जिस तरह का फैशन चलता था उस तरह के कपड़े लाकर देना, अच्छे बैग, जेब खर्च देना, घर का सारा काम मेरी बहन ही करती थी। और इसी तरह के बहुत से मुझ पर दीदी के एहसान बन गए। और वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन थी, मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया कि तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न जाने उसकी जवान में क्या मिठास थी कि माँ बाप भी हमेशा उसी का साथ देते थे। मुझे लगता था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए इतनी परवाह करती है, क्योंकि खुद उसने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था और शायद वे यह चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां भी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मेरा बहुत ख्याल करते थे। एक रिश्ते से मैं उनकी साली थी, लेकिन दूसरे रिश्ते से मैं उनके भाई की पत्नी थी, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत होती जा रही थी। इसीलिए वो भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे। और जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी दीदी मेरे कमरे में आई तो उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरे दोस्त हॉस्पिटल में हैं और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उसको मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मान के मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत लाई है। ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम था। इस बात को एक हफ्ता ही
गुजरा कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और जब 2 से 3 बार यही आदत रहा, तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। और जब भी वो मुझे जगाते, खामोशी से उसके कमरे में जाकर मैं सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं, और उसको मालूम है कि बिस्तर में उसके साथ उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। ना जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि नहीं, उन्हें मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या मुझसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और यही सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्ते में एक बार जाया करती थी, और अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वे कहाँ जाती है, और इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। और हैरत की बात ये थी कि वो जिस दोस्त का नाम बताती थी, उस दोस्त को आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। ना कभी वो हमारे घर आई थी, और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे तो शक हो रहा था, और मुझे 100% यकीन था कि जो कुछ वे कर रही हैं मेरी जीजू जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बता रही थीं। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि बात खुल जाए, मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी। इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे, और दीदी ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था। इसीलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर कहेंगी। इसीलिए जब रात को दीदी ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, और दीदी ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वे घर से निकल गईं। लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए फ़ौरन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी दीदी जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरे जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वे सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था, और मैं दीदी के पीछे दबे पाँव पीछे पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर था, लेकिन मेरी दीदी बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वे थोड़ी देर के बाद रुक के पीछे देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काला चादर लेकर चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी दीदी एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी, और हैरत की बात ये थी कि गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका। उसका क्या नंबर है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी दीदी के कमरे में आ गई और उसी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, और ना ही मैं कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। फिर 3 घंटे के बाद रीता वापस आई, और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया, और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वो अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूँगी कि वे कहाँ जाती है। अगर उससे मुझे कुछ ना बताया तो सच सच सारी बातें अपने जेठ जी को बता दूँगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती और ना ही बनना
करना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वे क्या ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वे गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। यकीनन 2-3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी मुझे हर कहानी समझ आ रहा था, कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी? उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी शहर में हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। शादी की तो फिर क्यों धोखा दे रही हैं? अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस किस्म के हजारों सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी जेठानी जी के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थीं। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसीलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जेठ जी को ऑफिस जाने के बाद अपनी जेठानी से सवाल किया कि वे कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं आज आपकी बहन नहीं, देवरानी के हक से पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल निकली हो और कल रात मैं भी तुम्हारा पीछा कर रही थी और अब भी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सारे सच जीजू को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन थोड़ा परेशानी में आ गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ बाप को ये बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू के किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो तुम्हें मम्मी पापा आगे बढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। सब यही कहेंगे अपने जेठ के साथ मुंह काला करके आई है, फिर तुम्हारा सारा सपना सपना बनकर रह जाएगा। मेरी बहन की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर दीदी ने सच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे अपनी बहन के खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उस वक्त तो होते हुए भी मैं वहाँ से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। वो तो बहुत ही सही लड़की थी, उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वे शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 साल का कंप्यूटर कोर्स किया था। वो अकेली रहती थी, कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब शादीशुदा हैं तो ऐसा काम क्यों कर रही हैं? कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन आंखों देखा कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाते तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी को कुछ बताते तो बहन की धमकी सामने थी। इसीलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरा दिल राज़ी नहीं था और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वो दीदी के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी दीदी आगे पीछे होती तो
मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हों कि मैं रात को उनके पास सोती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ बाप से नहीं तो जीजू से ये बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी, वो मेरी दीदी को सही रास्ता दिखा दे या मुझे इन सब से निकालने की कोई रास्ता बता दे। एक बार दीदी के अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने आंखों से एक अजीब सी चीज़ देखी। पीछे की साइड कुछ छिपाया गया था और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और टॉप पड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी दीदी को भी पहनते कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये है कि मेरा शक सही है। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है, दोस्तों से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनती है। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया और अपनी बहन से मुझे नफ़रत महसूस हुई और जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था और बहन को भी नहीं बता सकती थी, जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो। वे मेरी क्या मदद करेगी? वे तो मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म का भीड़ था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे हिला दिया। पुलिस वालों ने मेरे जेठ जी को पकड़ रखा था और मेरी जेठानी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी जेठानी ने फ़ौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है कि मेरी दीदी ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वे किसी के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी दीदी से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीख रहे थे और पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी दीदी पर गुस्सा होने लगी कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। उन्होंने क्या गलत किया है? अगर तुम्हें वे पसंद नहीं थे तो उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी दीदी ने कहा कि वो बेगुनाह कैसे है? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सर झुकाकर रह गई तो मेरी दीदी ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी दीदी ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान करने को काफ़ी थी। उसने जो बताया ये उसकी जुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है। तो उस पर उसने मुझे बताया कि वे कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वे सीक्रेट ट्रेनिंग देने आई थी और घर में ये बात किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ उसके और मेरे मम्मी पापा को मालूम था। कुछ साल के बाद उसका रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने ज़िद करके मेरा उसके साथ शादी कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो उन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वे ऑलरेडी फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन जब उसने जॉब ज्वाइन किया तो उसकी हेड ने उसे कहा कि वो रिजाइन ना करे बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस की जो छिपे हुए मिशन हैं उनमें वो मदद कर दिया करे। उस पर उसने हामी भर ली। ऐसा लगा कि घर की मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छिपी गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने अपने पति को बताए बगैर ही काम शुरू कर दिया, लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो उसका पति भी इसी गैंग का हिस्सा था और इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसीलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके ये जो रातों को उठकर भाग जाते थे तो ये अपने काम की वजह से जाते थे। उसे मालूम है कि उसका पति सब कुछ जानता था। जो हमेशा मुझे लगता था कि मेरे जीजू सब कुछ जानते हैं, वे हमेशा से जानता था कि मैं कहीं चली जाती हूँ। मसला ये था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी, इस वजह से वे हम लोगों
पर हाथ नहीं डाल रहा था और वे चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथों पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर वे मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। मैं उसके बंदों के हाथ कभी नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वो एक जुआ है। और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी कर ली, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस के साथ गद्दारी कर सकती हूँ। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी, उसे खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी दीदी ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। अब हम उसी शहर में रहते हैं, लेकिन मेरे सर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे कोई डर सताता था कि मेरी दीदी किसी गलत रास्ते पर चलेंगी और मुझे इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता। मैं भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और अच्छी पोस्ट में कंपनी में काम करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।